डॉक्टर के जाने के बाद निखिल फिर से इशिका की बगल में बैठ जाता है और उसके माथे को सहलाते हुए कहता है, आई एम सॉरी इशिका, तुम्हारी इस हालात का जिम्मेदार मैं हूँ, सिर्फ और सिर्फ मैं। पर अब तक जितनी भी तुम्हें तकलीफ सहनी थी तुमने सह ली। आई प्रॉमिस, आज के बाद मैं तुम्हें कभी कोई तकलीफ नहीं होने दूंगा। तुम्हें दुनिया की वो सारी खुशियाँ दूंगा जिसकी हकदार तुम हो। मैंने सोच लिया है कि मुझे क्या करना है। तभी निखिल को आभास होता है कि कमरे में उसके अलावा कोई और भी था। सुबह धीरे धीरे चलते हुए इशिका की दूसरी साइड आकर फिर से बेड पर बैठ गया था और वो धीरे से निखिल का हाथ उसकी फोrehead से हटा देता है और फिर अपने हाथ से सहलाते हुए कहता है, क्यूटी, तुम बहुत जल्दी ठीक हो जाओगी, फिर हम पार्टी करने चलेंगे मेरे न्यूयॉर्क से वापस आने की खुशी में। निखिल का मन कर रहा था कि वो सुप को उठाकर फर्स्ट फ्लोर से नीचे फेंक दे। कैसे भी करके वो अपने गुस्से को कंट्रोल किए हुए सुप की हर एक हरकत को देख रहा था। सुप बिना निखिल की कोई परवाह किए अपने में ही खोया हुआ बोले जा रहा था, तुम्हें पता है क्यूटी, मैं पूरे 5 साल बाद वापस इंडिया आया हूँ। यहाँ सब लोग बहुत बुरे हैं, पर तुम बिल्कुल भी टेंशन मत लो, मैं तुम्हारा पूरा ख्याल रखूंगा। बस तुम जल्दी से उठ जाओ। तुम्हें पता है मैं बहुत अच्छा बाइक रेसर हूँ। मैं तुम्हें बाइक रेसिंग सिखाऊंगा और मैं बहुत अच्छा खाना बनाता हूँ। अगर तुम कहोगी तो मैं तुम्हें कुकिंग करना भी सिखा सकता हूँ। निखिल फ्रस्ट्रेट होते हुए अपनी जगह से खड़ा होता है और सुब का हाथ पकड़कर उसको खींचते हुए कमरे से बाहर ले आता है और, हो गया तुम्हारा, अब जाओ यहाँ से, और दरवाज़ा उसके मुंह पर बंद कर देता है। सुब गुस्से से दरवाजे को घूरता है, फिर उस पर हाथ मारते हुए, निखिल भाई, आप क्या कर रहे हैं? दरवाज़ा खोलिए। मेरी क्यूटी को जब होश आएगा तो वो आपको देखकर डर जाएगी। आपको पता भी है आप कितने खड़ूस हो। मेरा उसके पास रहना बहुत ज़रूरी है। निखिल गुस्से से कहता है, तुम्हारी क्यूटी नहीं है वो, समझे तुम? अब जाओ यहाँ से, वरना मुझे तुम्हारी न्यूयॉर्क की टिकट बुक कराने में ज़्यादा वक्त नहीं लगेगा। सुब का चेहरा बन जाता है। आखिर ऐसा क्यों था कि सब उसे वहाँ से भगाना चाहते थे? वो मायूस होकर वहाँ से चला जाता है। आधे घंटे बाद इसी का अकेले ऊपर कमरे में थी। नीचे सभी हॉल में बैठे हुए थे। निखिल नीचे आता है और सीधे किचन की ओर जाने लगता है। तभी अमित उसे आवाज़ लगाता है, निखिल यहाँ आ, मुझे तुझसे कुछ ज़रूरी बात करनी है। निखिल कहता है, बाद में, मैं अभी फ्री नहीं हूँ। किसी भी समय इसी का होश में आ जाएगी। मुझे उसके लिए कुछ हेल्दी बनाना है। अमित कहता है, नाश्ता सेब भी बना सकता है, तू उसे बोल दे, तुझे मुझसे ज़रूरी बात करनी है। निखिल कुछ कहने को होता है कि तभी शालिनी कहती है, निखिल भैया, आप बात कर लीजिए, मैं कुछ बना देती हूँ। एंड डोंट वरी, मैं हल्दी बनाऊंगी। निखिल हाँ से हिला देता है और आकर सोफे पर बैठ जाता है। अमित थोड़ी देर तक उसको घूरता है और फिर कहता है, कुछ बताएगा? क्या हुआ था कल रात? तो मुझे बार में मिला था ड्रिंक करते हुए। निखिल एक गहरी सांस लेता है और कहता है, ये बहुत लंबी स्टोरी है और मुझे उस बारे में कोई बात नहीं करनी। अमित थोड़ा नाराजगी से कहता है, क्या बोला तूने, बात नहीं करनी? तूने वहां जाने से पहले एक बार भी नहीं सोचा कि तेरी इस हरकत का बाहर क्या बखेड़ा खड़ा होगा? वो तो मैं सही समय पर पहुंच गया, वरना वहां की लड़कियां तुझे गिद्ध के जैसे छाप कर खड़ी थी। मेरा शुक्र मना, मैंने तेरी इज्जत बचाई है। क्या पता तू नशे में किसी की बातों में आकर उसके साथ चला जाता और वो तेरे नशे में होने का फायदा उठा लेती, तो तो क्या होता? ये सोचा है तूने? निखिल बेपरवाही से कहता है, मैं चाहे होश में रहूं या फिर नशे में, मुझे इतना कॉन्फिडेंस तो है कि मैं उनमें से किसी के साथ नहीं जाता। अमित कहता है, अच्छा बेटा, तुझे नहीं लगता कि ये ओवर कॉन्फिडेंस है? आखिरकार तू है तो एक मर्द ही ना, कब तक खुद पर कंट्रोल कर पाता? निखिल कहता है, तू जानता है कि मेरे लिए इशिका वो पहली और आखिरी लड़की है जिसके करीब मैं जाना चाहूँगा, और अगर वो नहीं तो कोई भी नहीं। किसी लड़की के अंदर इतना ताव नहीं है कि वो निखिल ओबराय को बहका सके। अमित हंसने लगता है, पर कुछ याद करते ही वो एक बार फिर से सीरियस हो जाता है। वो सब छोड़, एक्चुअली मुझे इसके अलावा भी तुझे एक बहुत ज़रूरी बात करनी थी। ये मामला इशिका से जुड़ा हुआ है। मैंने कल की न्यूज़पेपर पढ़ी नहीं थी। आज मेरा ध्यान गया तो सबसे ऊपर इशिका की तस्वीर थी, और तब जाकर मुझे समझ में आया कि तू ऐसी हालत में मुझे बाद में क्यों मिला था।
ये सब क्या चल रहा है निखिल? क्या ये बात सच है कि इसिका प्रेग्नेंट है? निखिल अमित से कोई बात नहीं छिपाता था। सिर्फ एक अमित ही था जिससे वो अपनी सारी परेशानियां, सारी तकलीफ शेयर करता था। निखिल थोड़ी देर चुप ही रह जाता है, फिर एक गहरी सांस लेते हुए कहता है, हाँ ये सच है। अमित कहता है, तो क्या यह बच्चा साहिल का है? निखिल कहता है, उसने मुझसे बदला लेने के लिए इसिका का इस्तेमाल किया। जो कुछ भी मैंने उसकी मोम के साथ किया, उस बात का बदला ले रहा है मुझसे। उसे पता था कि अगर मुझे हर्ट करना है, सबसे सरल रास्ता है इसिका को टारगेट करना। अमित स्तब्ध रह जाता है। वाट? बदला लेने के लिए? तूने तो कहा था कि वो दोनों एक दूसरे को पसंद करते हैं। निखिल अपनी आंखें भींचकर बंद कर लेता है। सब नाटक था उसका। उसकी केयर करने का नाटक करता था वो, ताकि सही समय आने पर उसका इस्तेमाल कर सके। इसके बाद निखिल अमित को शुरू से लेकर अंत तक सारी बात बताता है। सारी बातें जानने के बाद अमित को भी बहुत गुस्सा आ रहा था। वो निखिल के पास आता है और उसकी बगल में बैठते हुए कहता है, कितना घटिया इंसान है। उसने उस मासूम की जिंदगी बर्बाद कर दी, वो भी सिर्फ एक बदले के लिए। और तूने तूने उसे ऐसे ही जाने दिया? उसे तो पुलिस के हवाले कर देना चाहिए था। निखिल कहता है, नहीं अमित, पुलिस नहीं। मुझे इस मामले में पुलिस नहीं चाहिए। उसे उसके किए की सजा मिलेगी, पर मैं इस मामले में पुलिस इन्वॉल्व नहीं होने दूंगा, क्योंकि अगर ऐसा हुआ तो इसिका का तमाशा बन जाएगा। कुछ लोग उसे नफरत से देखेंगे, तो कुछ लोग बेचारी नजरों से। और मैं चाहता हूँ वो रिस्पेक्ट के साथ जिए। पर इसका मतलब ये बिल्कुल भी नहीं है कि मैंने साहिल को माफ कर दिया है। निखिल एक गहरी सांस लेता है और कहता है, जो होना था वो हो चुका है, और अब आगे क्या करना है यह मैं बहुत अच्छे से जानता हूँ। मैंने एक फैसला किया है, मैं इसिका से शादी करने वाला हूँ। भले ही मुझे उससे झूठ ही क्यों ना बोलना पड़े कि यह एक कॉन्ट्रैक्ट मैरिज है। अमित कहता है, इसिका की जगह अगर कोई और होती तो मैं तुझे ऐसा कभी नहीं करने देता। पर मुझे पता है कि तू उससे कितना प्यार करता है, और अगर भगवान ने चाहा तो एक दिन उसे भी तेरे प्यार का एहसास हो जाएगा। निखिल कहता है, मुझे फर्क नहीं पड़ता कि वो कभी मुझसे प्यार करेगी या नहीं। मुझे सिर्फ इस बात से फर्क पड़ता है कि मैं उससे बहुत प्यार करता हूँ। पूरी दुनिया भी उसके खिलाफ होगी तो भी ये निखिल ओबराय हमेशा उसके साथ खड़ा रहेगा। अमित निखिल को देखकर मुस्कुराने लगता है और उसके गले लग जाता है। चीजें जैसी हुई वैसे नहीं होनी चाहिए थी, पर फिर भी मैं खुश हूँ, क्योंकि मुझे पता है तू इसिका के साथ हमेशा खुश रहेगा। पर फिर अमित कुछ सोचते हुए कहता है, पर कॉन्ट्रैक्ट मैरिज क्यों? तू उसे ऐसे ही शादी के लिए प्रपोज भी तो कर सकता है, उसे अपने दिल की बात बता सकता है। निखिल कहता है, नहीं, अगर मैंने उससे अभी अपने दिल की बात बताऊंगा तो उसे लगेगा कि मैं ये सब उस पर तरस खाकर कर रहा हूँ। वो मुझसे शादी के लिए कभी राजी नहीं होगी। शुभ जो दूर खड़ा बहुत देर से उन दोनों को देख रहा था, वो धीरे धीरे अपने कदम बढ़ाते हुए चुपके से सीढ़ियों की ओर जाता है। उसे डर था कि कहीं निखिल उसे ऊपर जाते हुए ना देख ले, और अगर ऐसा हुआ तो वो उसे फिर से ऊपर जाने से रोक देगा। पर उसे अपनी क्यूटी से अभी मिलना था, क्या पता वो जाग गई हो। धीरे धीरे शांत कदमों से वो पूरी सीढ़ियां चढ़कर ऊपर पहुंचता है और एक गहरी सांस लेता है। थैंक गॉड निखिल ने उसे नहीं देखा था। वो निखिल के कमरे की ओर बढ़ जाता है, जहाँ इस समय उसके अकॉर्डिंग उसकी क्यूटी सो रही थी। इधर निखिल अपनी जगह से खड़ा होता है और कहता है, मैं देख कर आता हूँ किसी का को होश आया या नहीं। जब नाश्ता तैयार हो जाए तो तुम मुझे बुला लेना। निखिल वहां से जाने को होता है कि तभी कुछ सोचकर उसके कदम रुक जाते हैं, और वो एक बार फिर अमित के पास आता है और कहता है, आज जो बातें हम दोनों के बीच हुई हैं वो हम दोनों के सिवाय और किसी को पता नहीं चलनी चाहिए, शालिनी को भी नहीं। दुनिया वालों की नज़र में इसी का मेरी बीवी होगी और उसका बच्चा भी मेरा ही होगा। ये साहिल के मुंह पर एक जोरदार चांटा होगा। अमित हल्के से मुस्कुराता है और कहता है, तू मुझ पर विश्वास कर सकता है, मैं ऐसे भी किसी को नहीं बताता। मुझे पता है कि तू किसी से अपने दिल की बात शेयर नहीं करता। मेरे अलावा तुझे किसी पर भरोसा नहीं है, और यकीन कर, मैं ये भरोसा कभी टूटने नहीं दूंगा। भाई ये तो मेरा, जब मेरे डैड इस दुनिया से जा रहे थे तो उनके आखिरी अल्फाज यही थे कि निखिल का ख्याल रखना, वो बहुत सेंसिटिव है। आज तक बस एक ही बात का अफसोस था कि मैं तुझे तेरे प्यार से ना मिला सका,
पर आज वो अफसोस भी दूर हो गया। थोड़ा सा ही सही, पर निखिल ने अमित की बातों पर मुस्कुराया था और फिर वहां से चला गया था। कुछ देर पहले निखिल के कमरे में इसी का अभी अभी होश में आई थी। उसने अपनी आंखें खोली थी कि उसे एहसास हुआ कि वो किसी अनजान जगह पर है। उसे याद आया कि वो एयरपोर्ट के लिए निकली थी। उसके पीछे गुंडे पड़े थे। वो तुरंत बेड पर उठकर बैठ जाती है और अपने चारों ओर देखने लगती है। इस कमरे को देखते ही इशिका की आंखों के सामने एक समय के लिए निखिल का रिजॉर्ट वाला कमरा घूम गया था। हालांकि वो कमरा उसके जितना बड़ा नहीं था, पर चीजें बिल्कुल उसी तरीके से लगाई गई थी। ब्लैक एंड वाइट, और सभी चीजें एक सलीके से। इशिका खुद से ही हड़बड़ाती है। ओह गॉड, ये मैं कहाँ आ गई? कहीं उन गुंडों ने मुझे किडनैप तो नहीं कर लिया? पर वे लोग मुझे किडनैप क्यों करना चाहते थे? इससे पहले कि वो आगे कुछ भी सोच पाती, उस कमरे के दरवाजे की ओर से कुछ आवाज़ सुनाई देती है, जैसे कि कोई दरवाज़ा खोल रहा हो। वो चौकन्ना होकर सिकुड़ कर एक कोने में बैठ गई थी और एक टकी लगाए दरवाजे की ओर देखने लगी थी। कमरे का दरवाज़ा धीरे धीरे खुलता है और फिर दो काली आंखें उस अंदर झांकती हुई महसूस होती हैं। सुबह आहिस्ता कदमों से धीरे से कमरे के अंदर आता है और फिर उसी तरह दरवाजे को लगाकर पीछे मुड़ता है। इसी का बेड पर नहीं थी। सुब चारों ओर कमरे में देखता है और फिर फ्रस्ट्रेट होते हुए कहता है, निखिल भाई, आखिर आपने मेरी क्यूटी को कहाँ छुपा दिया? वो मुझे मिल क्यों नहीं रही है? आखिरी बार तो मैं उसे यहीं छोड़ कर गया था। दरअसल सुब को देखकर इसी का डर गई थी, ये सोचकर कि कहीं ये उसका किडनैपर ना हो। वो बेड के नीचे जाकर छुप गई थी। सुब बेड पर बैठ जाता है और फिर गुस्से से कहता है, निखिल भाई, मैं आपको छोड़ूंगा नहीं। तभी कमरे का दरवाजा खुलता है और निखिल कमरे के अंदर आता है। सुब को अपने बेड पर बैठा देख गुस्से से कहता है, तुम तुम यहाँ क्या कर रहे हो? मैंने बोला था ना कि मेरे कमरे में कदम भी मत रखना। सुब भी गुस्से में बेड पर से खड़ा होकर उसके पास आता है और कहता है, निखिल भाई, क्या आपने मेरी क्यूटी को छुपा दिया है? बताइए, कहाँ है वो? आपको पता है आप कितने खड़ूस हो। अगर वो होश में आई और मैं उसके पास नहीं रहा तो वो डर जाएगी। मैं नहीं चाहता कि आप उसे डराएं। निखिल अब सुब से बहुत ज़्यादा चिढ़ चुका था। तभी उसे ध्यान आता है कि सुब ने अभी अभी क्या कहा। वो बेड पर देखता है और इशिका को वहाँ ना देखकर घबराते हुए कहता है, इशिका, इशिका कहाँ है? निखिल पूरे कमरे में देखता है। जब इशिका उसे नहीं मिलती है तो वो सबको गुस्से से घूरते हुए कहता है, क्या तुम मुझे बताओगे कि तुमने इशिका को कहाँ छुपाया है? तुम्हें हर बात मजाक लगती है। उसकी तबीयत खराब है। बताओ कहाँ है वो? इशिका, जो बेड के नीचे सिकुड़ कर बैठी थी, उसे आवाज़ जानी पहचानी लगती है और वो सबसे ज़्यादा हैरान तब होती है जब किसी के मुंह से अपना नाम सुनती है। वो मनी मन सोचती है, मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि आवाज़ मिस्टर ओबराय की है। वो धीरे धीरे थोड़ा सा किनारे आती है और अपना सिर बाहर निकाल कर देखती है। सामने सच में निखिल ही था। मिस्टर ओबराय, इशिका के मुंह से अचानक से ही निकल गया था। वो जल्दी से अपने मुंह पर अपना हाथ रख लेती है। सुबह निखिल उसकी आवाज़ सुनकर उस ओर देखते हैं जिधर से आवाज़ आई थी, पर उससे पहले इशिका फिर से छुप चुकी थी। निखिल उस ओर जाता है और नीचे बैठकर देखता है। इशिका अपनी आंखें कसकर बंद किए हुए अपने घुटनों को अपने हाथों से पकड़कर बैठी हुई थी। निखिल कुछ समय के लिए उसको ऐसे ही घूरता रहता है। उसको ऐसे देखकर उसके चेहरे पर एक स्माइल आ जाती है, पर अगले ही पल वो उसे छुपा लेता है और फिर एक भारी आवाज में कहता है, बाहर आओ। इशिका झट से अपनी आंखें खोलती है और अपना सिर नामे हिलाती है। निखिल उसका हाथ पकड़कर कहता है, मिस मेहरा, मैंने कहा बाहर आओ। इशिका धीरे धीरे बाहर आती है। निखिल कहता है, क्या है ये सब? तुम बेड के नीचे क्या कर रही थी? इशिका कहती है, वो मुझे लगा कि मुझे किसी ने किडनैप कर लिया है, इसलिए मैं नीचे छुप गई थी। निखिल कहता है, तो अब तुम्हें पता चल गया ना कि तुम सेफ हो? इशिका अपना सिर हाँ में हिलाती है और फिर कहती है, एक मिनट, पर मैं यहाँ क्या कर रही हूँ और मैं यहाँ आई कैसे? मैं तो एयरपोर्ट जा रही थी। 8 बजे मेरी फ्लाइट थी। अब शौक होने की बारी निखिल की थी। व्हाट? फ्लाइट? कहाँ जा रही थी तुम? निखिल की जुबान एक समय के लिए लड़खड़ा सी गई थी। क्या इशिका सच में यहाँ से जा रही थी? जो संतुष्टि थोड़ी देर पहले निखिल को देखकर इशिका के चेहरे पर आई थी,
वो फिर एक बार पूरी तरह से गायब हो चुकी थी। मैं इंडिया छोड़कर जा रही हूँ। निखिल कहता है, तुमने इतना जल्दी फैसला भी ले लिया? मैंने कहा था ना तुम्हें, ये सब करने की कोई ज़रूरत नहीं है। तुम ऐसे कैसे जा सकती हो? इशिका उसको अजीब नज़रों से देखने लगती है और मन ही मन कहती है, क्या मतलब है कैसे जा सकती हूँ? मेरी मर्जी, अगर मैं जाना चाहती हूँ तो जाऊंगी। इन्हें उससे क्या फर्क पड़ता है? निखिल कहता है, तो फिर तुम सुबह की कार में कैसे आई? इशिका कहती है, मैं घर से निकलने के बाद ऑटो में बैठ गई थी। तभी कुछ गुंडे जबरदस्ती मुझे पकड़कर अपने साथ ले जाने लगे। मैंने कैसे भी करके खुद को छुड़ाया और फिर एक कार में छुप गई थी। उसके बाद मुझे कुछ भी याद नहीं। मैं यहाँ कैसे आई? तभी शुभ खुश होते हुए कहता है, मैं तुम्हें लेकर आया। उन गुंडों से मैंने तुम्हें बचाया था। मैंने उन सब के साथ तुम्हारे लिए फाइट भी की थी और उसके बाद तुम बेहोश हो गई तो मैंने तुम्हें शाहरुख के स्टाइल में अपनी गोद में उठाया और फिर यहाँ लेकर आ गया। निखिल अपनी आंखें छोटी करके उसको घूरने लगता है। कितना फेंकता है ये लड़का। अभी कुछ देर पहले कह रहा था कि इशिका उसे उसकी कार में बेहोश मिली थी और अब देखो, क्या ये लड़का इशिका को इम्प्रेस करने की कोशिश कर रहा है। इससे पहले कि शुभ कुछ और कहता, निखिल एक सख्त लहजे में कहता है, शुभ अपने कमरे में जाओ। पर भाई, शुभ ने कुछ कहने की कोशिश की थी, पर निखिल की घूरती आंखें देखकर वो वहां से जाने के लिए मजबूर हो जाता है और मुंह बनाते हुए वहां से चला जाता है। निखिल कहता है, तुम आराम करो, मैं तुम्हारे खाने के लिए कुछ लेकर आता हूँ। इशिका तुरंत कहती है, नहीं, मुझे आराम नहीं करना। मैंने आपसे कहा ना, मेरी 8:30 बजे की फ़्लाइट है, मुझे जाना है। निखिल गुस्से से कहता है, इतनी जल्दी क्यों है तुम्हें जाने की? इशिका कहती है, क्योंकि मेरा यहाँ रुकने का कोई मतलब नहीं है। मैं थक चुकी हूँ। बाहर वालों का तो फिर भी छोड़िए, मैं तो अपनों से लड़ते लड़ते थक चुकी हूँ। अब मुझे किसी को कोई सफाई नहीं देनी। बहुत कोशिश किया मैंने डैड से बात करने की, पर वो तो मेरी शक्ल भी नहीं देखना चाहते। उन्होंने मुझसे एक बार भी नहीं पूछा कि प्रिंसेस, आखिर हुआ क्या था। निखिल कहता है, तो क्या तुम्हारे यहाँ से चले जाने से चीज़ें सही हो जाएंगी? पूरे तरीके से नहीं, पर कुछ तो सही जरूर हो जाएगा और धीरे धीरे सब लोग भूल जाएंगे कि रणविजय मेहरा की इशिका नाम की कोई बेटी भी थी। इशिका की आंखों से आंसू आ गए थे। उसके लिए भी सब कुछ छोड़कर जाना आसान नहीं था, पर उसने ये फैसला बहुत सोच समझ कर लिया था। निखिल कुछ भी करके उसका मन बदलना चाहता था, वो उसे जाने नहीं दे सकता था। बस बहुत हो गया, अब तुम मेरी बात सुनो। तुम इंडिया छोड़कर कहीं नहीं जाओगी। ऋषिका अपना मुंह खोले निखिल को देखने लगती है, क्योंकि निखिल ने यह बात पूरे हक के साथ कही थी, जिसे ऋषिका ने महसूस किया था। उसकी आंखों में भले ही कोई इमोशन ना हो, पर उसकी बातों में एक जिद थी। क्या कहा आपने? आप होते कौन हो मुझे ये कहने वाले? ये मेरी लाइफ है और इसका फैसला मैं करूंगी कि मुझे यहाँ रुकना है या जाना है। निखिल अपने इमोशंस पर कंट्रोल करता है और फिर खुद को शांत करते हुए कहता है, आई नो कि ये तुम्हारी लाइफ है और मुझे इसमें इंटरफेयर करने का कोई हक नहीं है, पर मेरे पास एक तरीका है जिससे तुम्हें इंडिया छोड़कर जाना भी नहीं पड़ेगा और अब तक तुम्हारे डैड की और तुम्हारी जो रेपुटेशन खराब हुई है, इन सब से छुटकारा मिल सकता है और तुम पूरे रिस्पेक्ट के साथ यहाँ रह सकती हो। ऋषिका कहती है, क्या मतलब है आपका? निखिल कहता है, पहले तुम फ्रेश हो जाओ, नाश्ता कर लो, उसके बाद हम इसके बारे में बात करेंगे। ऋषिका कुछ कहने को होती है, पर निखिल अपना हाथ उसके मुंह पर रख देता है। बस, जो बोल रहा हूँ चुपचाप वो करो और इस बार कोई बहस नहीं। तुम इतनी केयरलेस कैसे हो सकती हो? डॉक्टर ने मुझसे कहा कि तुम अपने खाने पीने का ध्यान अच्छे से नहीं रख रही हो। क्या तुम भूल गई हो कि तुम प्रेग्नेंट हो? तुम्हारे साथ साथ तुम्हारे बच्चे की जिंदगी भी तुमसे जुड़ी हुई है। निखिल के उसके मुंह पर हाथ रखने से इशिका एकदम चुप हो गई थी और एकटक उसकी नीली आंखों में देखने लगी थी। बिल्कुल कोरे कागज के जैसे साफ थी उसकी आंखें, जैसे कभी कोई इमोशन फील किया ही ना हो उसने। पर फिर भी कुछ तो ऐसा था जो इशिका हर बार महसूस करके भी समझ नहीं पाती थी। निखिल धीरे से अपना हाथ उसके मुंह से हटाता है और थोड़ा ऑकवर्ड होते हुए कहता है, मैं बस ये बोल रहा हूँ कि पहले नाश्ता कर लो, फिर बात करेंगे। इस बार इशिका उसकी बात मान लेती है। कुछ देर बाद सब डाइनिंग टेबल पर बैठे थे। मेड सबको सर्व कर रही थी। निखिल इशिका को शालिनी और अमित से मिलवाता है,
पर शुभ से नहीं मिलवाता है। शुभ को इस बात पर बहुत तेज गुस्सा आता है, इसलिए वो खुद से ही अपना इंट्रोडक्शन देते हुए कहता है, हाय क्यूटी, मुझे तो तुम पहचान ही रही होगी। मेरा नाम शुभ है। रिमेम्बर, मैंने ही तुम्हें बचाया था। आज सुबह मैंने गुंडों से फाइट भी की थी। क्या तुम्हें याद आया? इशिका उसको अजीब नजरों से घूरती है और फिर अपना सिर नामे हिला देती है। सो मायूस हो जाता है। ठीक है, कोई बात नहीं, पर अब तो तुम मुझे जान गई ना। अगर भाई तुम्हें परेशान करें तो तुम मुझे बताना, मैं तुम्हें प्रोटेक्ट करूंगा। इशिका फिर से उसको घूरती है। मैं खुद को प्रोटेक्ट कर सकती हूँ। आई डोंट नीड एवरीवन। निखिल अब तक सबको घूर रहा था, पर इशिका का जवाब सुनकर मुस्कुराने लगता है। नाश्ता करने के बाद सब अपने अपने काम में लग जाते हैं। क्योंकि अमित और शालिनी को ऑफिस जाना था, वे दोनों 9:30 बजे तक निकल जाते हैं। निखिल इशिका से कहता है, मेरे साथ आओ। इशिका हाँ में सिर हिलाती है और फिर निखिल के साथ स्टडी रूम में चली जाती है। सो भी फ्रस्ट्रेट होते हुए अपने रूम में बड़बड़ाते हुए चला जाता है। जब तक भाई हैं तब तक तो वो मुझे क्यूटी के आसपास भी नहीं जाने देंगे। मुझे कुछ सोचना पड़ेगा। और मेरी क्यूटी तो मुझसे अच्छे से बात भी नहीं करती। मैं ऐसा क्या करूं कि वो मुझसे दोस्ती कर ले। बस एक बार वो मुझसे दोस्ती कर ले, फिर मैं निखिल भाई को बताऊंगा। हम दोनों मिलकर उन्हें खूब परेशान करेंगे। स्टडी रूम में निखिल और इशिका इस समय आमने सामने बैठे हुए थे। निखिल का एटीट्यूड इस समय पूरी तरह से चेंज हो गया था। वो इस समय एरोगेंट निखिल ओबराय नहीं लग रहा था और उसका यह बदला हुआ रूप इशिका को बहुत ऑकवर्ड फील करा रहा था। वो एक ही समय पर कंफ्यूज और नर्वस दोनों लग रही थी। मिस्टर ओबराय, इशिका शायद कुछ कहने वाली थी, पर निखिल उसकी बात तुरंत काट देता है। तुम्हें मुझे मिस्टर ओबराय कहने की जरूरत नहीं है। यू कैन कॉल मी निखिल। निखिल कहता है, वैसे अब मिस्टर मेहरा कैसे हैं? इशिका कहती है, ही इज़ नॉट ओके। उन्होंने खुद को कमरे में लॉक कर लिया है। कल से घर के बाहर रिपोर्टर थे। वे शायद बेबी के फादर का नाम जानना चाहते हैं। इंटरव्यू के लिए कई कॉल आ चुके हैं। मैं नहीं चाहती कि मैं कहीं भी उनके द्वारा कैच की जाऊं, क्योंकि मेरे पास उनके सवालों का कोई जवाब नहीं है। मैंने डिसाइड किया कि मुझे इंडिया छोड़ देना चाहिए। सारी प्रॉब्लम का यही एक सॉल्यूशन है। इसी का एक गहरी सांस लेती है और कहती है, खैर आप बताइए, कोई सॉल्यूशन बता रहे थे आप? निखिल कहता है, मेरे पास तुम्हारे लिए एक प्रपोजल है। इशिका कंफ्यूजन से उसकी ओर देखती है। निखिल कहता है, मैरी मी, शादी कर लो मुझसे। इशिका हैरान रह जाती है। क्या? क्या कहा आपने? निखिल कहता है, मैं तुम्हारे बच्चे को अपना नाम देना चाहता हूँ। तुम्हारी फैमिली, तुम्हारे डैड सब ह्यूमिलिएशन से बच जाएंगे। इशिका कहती है, आपको पता भी है कि आप क्या बोल रहे हैं? खुद को ह्यूमिलिएशन से बचाने के लिए आप चाहते हैं कि मैं आपसे शादी कर लूं? क्या आपको शादी कोई मजाक लगता है? निखिल कहता है, इशिका, अभी ये सब सोचने का समय नहीं है। सिचुएशन और ज़्यादा खराब हो इससे पहले ही तुम्हें फैसला करना होगा। इशिका निखिल को घूरते हुए कहती है, और क्या मैं ये जान सकती हूँ कि आप मेरी मदद क्यों करना चाहते हैं? कहीं ऐसा तो नहीं कि आपको मुझ पर तरस आ रहा है? निखिल को पहले ही पता था कि इशिका जिस तरह की लड़की है, उसके दिमाग में सबसे पहला ख्याल यही आएगा। इसलिए उसने इस सवाल का जवाब पहले ही सोच रखा था। मेरे डैड हर रोज़ मुझे शादी के लिए फोर्स करते हैं। वो चाहते हैं कि मैं शादी करूं और उन्हें एक ग्रैंडसन दे दूं। ये बच्चा भी तो उनका ग्रैंडसन ही है। इशिका कहती है, आपके जैसा बिजनेसमैन सिर्फ इस वजह से शादी करे क्योंकि उसके डैड को उनका ग्रैंडसन चाहिए? विश्वास करना बहुत मुश्किल है। और फिर अगर आप ये शादी नहीं भी करते हैं तो भी ये बच्चा उनका ग्रैंडसन ही होगा। अब आप सच बताइए कि आप ये शादी क्यों करना चाहते हैं? निखिल कहता है, आई वांट ए मैरिज विद कन्वीनियंस। हम 1 साल के लिए हस्बैंड वाइफ होंगे। सबका मुंह बंद करने का इससे बढ़िया तरीका और कोई नहीं हो सकता। और फिर तुम्हारे डैड ने भी आज सुबह मुझे कॉल किया था और उनके कहने पर ही मैं ये प्रपोजल तुम्हारे सामने रख रहा हूँ। इशिका उसको सवालिया नज़रों से देखती है। उन्होंने मुझे रिसोर्ट के अपने सारे शेयर्स ऑफर किए हैं कि अगर मैं तुमसे 1 साल के लिए शादी करता हूँ तो वो शेयर्स मेरे होंगे। ये सब कहते हुए निखिल को बहुत तकलीफ हो रही थी। वो सच में इशिका से शादी करना चाहता था, पर इस समय उसके पास इशिका को मनाने का
यही बहाना उसके पास उचित लगा था। निखिल कहता है, उन्होंने मुझसे कहा था कि मुझे तुम्हें शादी के लिए मनाना होगा। निखिल टेबल पर से एक पेपर उठाता है और उसे शिखा की ओर बढ़ाते हुए कहता है, ये पेपर्स तुम्हारे डैड ने मुझे ऑफिस भिजवाए थे। मैंने वहां से इसे यहाँ मंगवा लिया। निखिल की बातें सुनकर ऋषिका को कुछ समझ में नहीं आ रहा था कि वो गुस्सा थी, दुखी थी या फिर हर्ट थी। वो एक साथ बहुत सारे इमोशंस फील कर रही थी। उसने कभी नहीं सोचा था कि उसके डैड उसकी लाइफ को इस तरह से कंट्रोल करने की कोशिश करेंगे। इशिका निखिल को एक गहरी आंखों से देखती है। क्या आप ये शादी सिर्फ शेयर्स के लिए कर रहे हैं? निखिल कहता है, नहीं। इशिका की आंखों में थोड़ी देर के लिए एक अनजानी चमक आती है, पर यह चमक बस थोड़े समय के लिए थी। निखिल कहता है, इससे और भी बहुत से फायदे हैं। मैं एक तीर से कई शिकार कर सकता हूँ। मुझे डैड के दबाव में आकर शादी भी नहीं करनी पड़ेगी। उनको उनका ग्रैंड चाइल्ड भी मिल जाएगा और मुझे रिसोर्ट के शेयर्स भी। ऋषिका को नहीं पता था कि वो क्या सुनना चाहती थी, पर निखिल ने जो जवाब दिया था, डेफिनेटली वो ये तो नहीं सुनना चाहती थी। निखिल कहता है, डू यू एक्सेप्ट माई ऑफर? ऋषिका खुद को मजबूत करते हुए, यस, आई एग्री। निखिल कहता है, दैट्स गुड। ऋषिका कहती है, मुझे नहीं पता ये फैसला सही है या गलत। मैं बस इतना जानती हूँ कि इससे चीज़ें थोड़ी सी सही जरूर हो जाएंगी, पर मेरी कुछ कंडीशन है। निखिल कहता है, व्हाट कंडीशंस? ऋषिका कहती है, पहले आप ये बात किसी से नहीं बताएंगे कि एक कॉन्ट्रैक्ट मैरिज है। दूसरा, आप मुझे रॉन्ग वे में कभी टच नहीं करेंगे। तीसरा, हम कभी भी एक बेड शेयर नहीं करेंगे। चौथा, अगर मुझे कुछ हो जाता है तो आप मेरे बच्चे का ख्याल रखेंगे। निखिल कहता है, मैं प्रॉमिस करता हूँ। ऋषिका कहती है, और अगर आप अपने साइड के एग्रीमेंट को पूरा नहीं कर पाते हैं तो रिसोर्ट के 30% शेयर मेरे होंगे। यह मेरे लिए एक गारंटी होगा कि आप मुझे धोखा नहीं देंगे। निखिल कहता है, मुझे मंजूर है। ऋषिका, ऐसे नहीं, मुझे सारी चीज़ें लिखित रूप में चाहिए। ओके, एग्रीमेंट की कॉपी कल तुम्हें मिल जाएगी। तुम एक काम करो, रेडी हो जाओ, हम बाहर जा रहे हैं। निखिल अपनी जगह पर खड़ा हो गया था। बाहर? पर बाहर क्यों? इसी का कंफ्यूज हो गई थी। निखिल कहता है, रिंग लेने। और किस लिए? क्या यह जरूरी है? ऋषिका ने बड़ी मासूमियत से पूछा था। निखिल एक पल को उसे देखता ही रह जाता है। अगर तुम चाहती हो कि लोग हमारी बातों पर विश्वास करें तो हमें यह करना होगा। ओके। ऋषिका ने निखिल से और ज़्यादा बहस करना ठीक नहीं समझा था। उसे तो पहले ही बहुत आश्चर्य हो रहा था। आखिर निखिल ने उसकी सारी बातें बहुत आसानी से जो मान ली थी। कुछ समय बाद वो दोनों रिंग लेने के लिए घर से निकल गए थे। पूरे रास्ते दोनों के बीच एक अजीब सी खामोशी छाई हुई थी। कार के बैकग्राउंड में हल्का म्यूजिक चल रहा था। आधे घंटे 40 मिनट की ड्राइविंग के बाद वे दोनों शॉपिंग मॉल पहुंचते हैं। निखिल इशिका को लेकर ज्वेलरी शॉप में जाता है। शॉप असिस्टेंट निखिल को पहचान जाता है और वो जल्दी से उसके पास आते हुए कहता है, बॉस, आप यहाँ? आपने बताया नहीं कि आप आने वाले हैं। निखिल शॉप असिस्टेंट को घूरता है, अब क्या मुझे मेरे ही मॉल के अंदर तुमसे परमिशन लेकर आनी पड़ेगी? असिस्टेंट एकदम से सकपका जाता है, सॉरी सर, मेरा वो मतलब नहीं था। दरअसल ये मॉल ओबराय कंपनी का ही था और निखिल उनका बॉस था। इस मॉल का नाम निशिका शॉपिंग मॉल था। यह उस सिटी का सबसे एक्सपेंसिव मॉल था। इस मॉल को खुले अभी सिर्फ 2 साल ही हुआ था, जिसे निखिल ने इस्टेब्लिश्ड किया था, वो भी अपने खुद के दम पर। और इतने कम समय में ही वो बहुत पॉपुलर हो गया था। निशिका एक तरह का ब्रांड बन चुका था। यहाँ से खरीदे गए छोटे से छोटे प्रोडक्ट पर भी टीका का टैग जरूर लगा होता था। इस मॉल में केवल बड़े बड़े बिजनेसमैन, टीवी एक्ट्रेस या फिर वे लोग ही शॉपिंग करते थे जो बहुत अमीर फैमिली से बिलोंग करते थे। इतना पॉपुलर होने के बाद भी बहुत कम लोगों को ये बात पता थी कि ये मॉल ओबराय की है। यहाँ तक कि काम करने वाले लोगों में भी बहुत कम लोगों को इस बारे में खबर थी। इसी का हैरानी से निखिल को और शॉप असिस्टेंट की बातें करते हुए सुन रही थी। क्या कहा था निखिल ने अभी अभी? उसका मॉल? इसी का मनी मन कहती है। तो क्या इस मॉल के ओनर भी मिस्टर ओबराय ही हैं? ओ गॉड, आखिर कितना पैसा है इनके पास। और हैरान करने वाली बात तो यह है कि इतने अमीर होने के बाद भी ये एक रिसोर्ट के शेयर के लिए मुझसे शादी कर रहे हैं। कितनी अजीब बात है। निखिल शॉप असिस्टेंट से कहता है, मैम को एंगेजमेंट रिंग्स की सबसे बेस्ट कलेक्शन दिखाओ।
अब जाकर शॉप असिस्टेंट की नजरें इशिका पर गई थी। उसकी आंखें हैरानी से बड़ी हो जाती हैं। वो मन ही मन कहता है, ये तो इशिका मेहरा है, जिनकी कल न्यूज़पेपर में तस्वीर छपी थी। तो क्या ये हमारे बॉस के साथ रिलेशनशिप में है? पर शॉप असिस्टेंट में इतनी हिम्मत नहीं थी कि वो निखिल से कोई सवाल करता। वो रिंग्स का एक बड़ा कलेक्शन उन दोनों के सामने रख देता है। निखिल कहता है, तुम्हें जो पसंद आए उसे सिलेक्ट कर लो। इशिका रिंग्स के कलेक्शन को घूरती है और सारे पीस फैसिनेटिंग लग रहे थे और बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव भी। हालांकि इशिका हमेशा से एक्सपेंसिव चीज़ें यूज़ करती आई थी और उसने पहले ही निशिका ब्रांड की बहुत से ड्रेसेस कैरी की हुई थी। वे सभी भले ही बहुत कॉस्टली होते थे, पर इशिका के टेस्ट के अकॉर्डिंग सिंपल ही होते थे, क्योंकि इशिका सिंपल चीज़ ही पसंद करती थी। और एक अलग बात यह थी कि वह उन्हें खुद कभी खरीदने नहीं जाती थी। भले ही श्रेया और इशिका के रिश्ते इतने अच्छे नहीं थे और श्रेया इशिका से कटी कटी रहती थी, पर इसका मतलब ये बिल्कुल नहीं था कि वो उससे नफरत करती थी। हाँ, वह उससे पास्ट में हुई चीज़ों के लिए जिम्मेदार मानती थी, पर कहीं ना कहीं उसे यह बात पता थी कि शिका की उन सब में कोई गलती नहीं थी। बस सिचुएशन खराब थी और वो और विशाल पकड़े गए थे। जब भी शिला शॉपिंग करने जाती तो इशिका के लिए उसके टेस्ट के अकॉर्डिंग एक ड्रेस जरूर लेकर आती थी और वे सभी इशिका को पसंद भी आते थे। बहुत देर से रिंग्स को देख रही थी, पर उसे कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था। वे सभी के सभी बहुत खूबसूरत थे। ऐसे में वो कंफ्यूज हो गई थी। क्या आप मेरी हेल्प कर सकते हैं? इशिका ने थोड़ा हिचकिचाते हुए कहा था। निखिल अपना मुंह खोलता है। शायद वो कुछ कहने वाला था, पर न जाने क्या सोचकर वो चुप हो जाता है। वो एक छोटे हीरे से जड़ी प्रिंसेस कट रिंग उठाता है और उसे इशिका की उंगली में पहना देता है। निखिल ने जब से उस रिंग को देखा था, तब से ही उसकी नज़र उस पर ही टिकी हुई थी। उसे वो बहुत पसंद आया था। उसे नहीं पता था कि अगर वो इशिका को ये रिंग लेने के लिए कहेगा तो वो उसके बारे में क्या सोचेगी। इशिका निखिल को हैरानी से देखती है। निखिल ने कितनी जल्दीबाजी दिखाई थी, जैसे वो इसी बात का इंतजार कर रहा हो कि कब इशिका उससे पूछे। ऐसा लग रहा था जैसे उसने पहले ही उस रिंग को चूज कर लिया था। निखिल उसको ऐसे एक्सप्रेशन देता देख कहता है, वाट, क्या ये तुम्हें अच्छी नहीं लगी? इशिका उस रिंग को निकालने की कोशिश करती है। इसे पहने ही रखो। निखिल ने उसका हाथ पकड़कर उसे ऐसा करने से रोक लिया था। और एक आश्चर्यजनक बात यह थी कि वो रिंग एकदम इशिका की उंगली पर फिट थी। इतनी आसानी से वो निकलने वाली भी नहीं थी। इशिका कहती है, इट्स रियली ब्यूटीफुल। मुझे नहीं पता था कि आपकी पसंद इतनी अच्छी होगी। निखिल हल्का सा मुस्कुराता है। डू यू लाइक इट? इशिका छोटे बच्चे के जैसे खुश होते हुए कहती है, लाइक इट, आई लव्ड इट। निखिल बाहर की ओर इशारा करते हुए कहता है, अच्छी बात है कि तुम्हें यह पसंद आई, तो फिर चलें। इतना कहकर वो इशिका का कोई और जवाब सुने बगैर बाहर की ओर चल दिया था। इशिका एक पल के लिए तो भूल ही गई थी कि वो मिस्टर एरोगेंट निखिल ओबराय के साथ थी। उसका मुंह बन जाता है और वह भी उसके पीछे चली जाती है। शॉपिंग मॉल के बाहर निखिल और इशिका ने शॉपिंग मॉल के बाहर कदम रखा ही था कि अचानक से कैमरे की फ्लैशेस दोनों के ऊपर पड़ने लगती हैं। इशिका अपना चेहरा निखिल की बाजू से छुपाते हुए कहती है, ओ गॉड, इन्हें कैसे पता चला कि हम यहाँ हैं? निखिल धीरे से उसके कान में कहता है, ये तब तक हमें फॉलो करते रहेंगे जब तक कि हम उन्हें उनके सवालों का जवाब नहीं देते। इशिका ने अभी भी अपना चेहरा छुपाया हुआ था। निखिल धीरे से कहता है, तुम्हें नहीं लगता कि यह सही समय है? हमें अनाउंसमेंट कर देनी चाहिए कि हम एंगेज हैं। इशिका अपना चेहरा ऊपर करके निखिल को देखती है। निखिल अपना हाथ उसकी कमर पर रखता है और उसे अपनी ओर खींच लेता है। इशिका निखिल के सख्त सीने से जा टकराती है। उसकी आंखें निखिल की नीली मंत्र मुग्ध कर देने वाली आंखों में देखने लगती हैं और जैसे उसकी सांसें थमसी जाती हैं। निखिल धीरे से कहता है, रिलैक्स। हमें देखकर उन्हें ऐसा नहीं लगना चाहिए कि हम कोई नाटक कर रहे हैं। इतना कहकर निखिल इशिका के फोरहेड पर अपने होंठ रख देता है। इशिका की मुट्ठियां निखिल की शर्ट को कसकर भींच लेती हैं। उसकी पूरी बॉडी में एक सिरन सी दौड़ उठती है और धड़कनें एकदम से तेज हो गई थी। ये पहली बार नहीं था जब वो निखिल के करीब आने से बहकी थी। पहले भी जब भी निखिल उसके करीब आता था तो वो सब कुछ भूल जाती थी। इशिका अपना हाथ निखिल के चेहरे की ओर बढ़ाती है। एक्सीडेंटली उसके डायमंड रिंग की फ्लैशेस रिपोर्टर की नज़र में पड़ती है। कैमरे की फ्लैशेस से चमक और ज़्यादा बढ़ जाती है
जिससे इशिका होश में आती है। निखिल उसकी ओर झुकते हुए कहता है, इशिका, ऐसे एक्सप्रेशन देना बंद करो, उन्हें शक हो जाएगा। फिर वो रिपोर्टर्स की ओर मुड़ता है, जो कि केयरलेस तरीके से उन दोनों से अपने एक के बाद एक सारे प्रश्न पूछे जा रहे थे। एक रिपोर्टर, मिस इशिका, क्या आपके बच्चे के फादर मिस्टर निखिल ओबराय हैं? दूसरा रिपोर्टर, जी हाँ, हमें बताइए, क्या आप दोनों एंगेज हैं? तीसरा रिपोर्टर, क्या आप दोनों शादी करने वाले हैं? अगर हाँ, तो हमें बताइए कि क्या ये कोई बिजनेस मर्जर है? निखिल अपने हाथ ऊपर करता है और कहता है, शांत हो जाइए, हम आपके सवालों का जवाब देंगे। यस, वी आर एंगेज, और इसका किसी भी तरह के बिजनेस से कोई लेना देना नहीं है। हम दोनों एक दूसरे को 2 महीने से डेट कर रहे हैं। वी आर इन लव, और अब हमने डिसाइड किया है कि हम बहुत जल्द शादी करने वाले हैं। रिपोर्टर्स अभी भी उनसे कुछ सवाल करना चाहते थे, और तभी रिपोर्टर्स को किनारे करते हुए 3-4 गार्ड्स आते हैं और इशिका और निखिल को सेफली कार तक ले जाते हैं। वापस आते समय कार में पूरी तरह से शांति छाई हुई थी। इशिका अभी भी वही सब सोच रही थी जो थोड़ी देर पहले शॉपिंग मॉल के बाहर हुआ था। न चाहते हुए भी वो अपनी पलकें उठाकर एक बार निखिल को देखती है। हमेशा की तरह उसके चेहरे पर आज भी कोई एक्सप्रेशन नहीं था। इशिका मन ही मन कहती है, मैं भूल कैसे चाहती हूँ कि मैं किसके साथ हूँ। इनसे किसी भी तरह के इमोशंस की उम्मीद ही नहीं की जा सकती। इशिका को कुछ याद आता है और वो निखिल की ओर घूमते हुए कहती है, मिस्टर ओबराय, क्या मैं आपसे एक सवाल कर सकती हूँ? निखिल उसकी ओर एक नज़र देखता है और फिर कहता है, हाँ। इशिका कहती है, मुझे एक बात समझ में नहीं आई, आप इतने रिच हो तो फिर आपको रिसोर्ट के शेयर क्यों चाहिए? निखिल के हाथ कार की स्टीयरिंग व्हील पर मजबूत हो जाते हैं। वो पहले ही इशिका के एक्सप्रेशन से समझ गया था कि उसके दिमाग में कोई तो खुरापाती सवाल आया है। वो मन ही मन कहता है, ओ गॉड, क्या ये लड़की, इसे हर सवाल के जवाब चाहिए होते हैं। अब मैं इसे क्या कहूँ? इशिका कहती है, नहीं, अगर आप नहीं बताना चाहते तो कोई बात नहीं, बस थोड़ी सी क्यूरियोसिटी थी। मतलब कि निशिका शॉपिंग मॉल, इतनी एक्सपेंसिव मॉल आपकी खुद की है, और इसके सिवाय भी आपके बहुत से दूसरे बिजनेस भी हैं, फिर भी आपको रिसोर्ट के शेयर चाहिए। कुछ अजीब नहीं है ये? निखिल एक ठंडी आवाज में कहता है, कुछ अजीब नहीं है। मैंने तुमसे पहले ही कहा था कि मेरे डैड मुझे शादी के लिए फोर्स कर रहे हैं। ऐसे में तुम्हारे डैड का ऑफर आया तो मैंने सोचा कि एक ही साथ सारे प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएंगे। इशिका अपने मुंह को गोल शेप देते हुए कहती है, ओ। इसके बाद से वो निखिल से कोई सवाल नहीं करती है। 40 मिनट की ड्राइविंग के बाद वे दोनों वापस से घर पहुंच गए थे। सुबह बहुत देर से हॉल में बैठकर उनके आने का इंतजार कर रहा था। जब वे दोनों गए थे तो उसने उनसे पूछने की कोशिश की थी कि वे दोनों कहाँ जा रहे हैं, पर निखिल ने सुब को कोई मौका ही नहीं दिया था। दोनों जैसे ही घर के अंदर कदम रखते हैं, सुब जल्दी से दोनों के पास आता है और कहता है, निखिल भाई, आप मेरी क्यूटी को लेकर कहाँ गए थे? उसके मुंह से फिर एक बार क्यूटी सुनकर इशिका उसको घूरने लगती है। जिसे देखो वो उसे क्यूटी ही क्यों कहता है। इसे इस बात से बहुत चिढ़ थी। तभी निखिल एक रूड आवाज में कहता है, तुमसे मतलब? फिर वो इशिका की ओर देखते हुए कहता है, तुम कमरे में जाओ, मैं थोड़ी देर में आता हूँ। इशिका वहां से चली जाती है। सुबह भी उसके पीछे जाने को होता है, पर निखिल उसका हाथ पकड़कर वापस खींच लेता है। निखिल ने उसका हाथ इतना कसकर पकड़ा था कि सुबह दर्द से छटपटाते हुए कहता है, ओ भाई, क्या कर रहे हैं आप? छोड़िए मेरा हाथ, मुझे दर्द हो रहा है। बेकार में उसके पीछे भागना बंद करो। उसे इम्प्रेस करने का कोई मतलब नहीं है, क्योंकि वो तुम्हारी होने वाली भाभी है। निखिल सबको जलाना चाहता था। आखिर जब से इशिका आई थी, वो उसके पीछे हाथ धोकर पड़ा था। क्या ये छोटा लड़का है जो अभी अभी जवान हुआ था, वो इशिका को उससे छीनना चाहता था? कितनी मुश्किल से तो वो उसे अब जाकर मिली थी। सबको एक झटका सा लगता है। क्या क्या कहा आपने, भाभी? निखिल के चेहरे पर एक डेविल स्माइल आ जाती है। सही सुना तुमने, तो अब बेकार में उसे इम्प्रेस करना बंद करो। शुभ गुस्से से निखिल को घूरता है। क्या मतलब है आपका? अमित भाई की शादी तो पहले ही हो चुकी है, और आपको देखकर लगता तो नहीं कि आप अपने अगले जन्म तक भी शादी करने वाले हैं। तुमने निखिल का मजाक उड़ाते हुए कहा था। निखिल को उस पर बहुत तेज गुस्सा आता है। अपने छोटे से दिमाग पर जोर डालना बंद करो। मैं उससे शादी कर रहा हूँ। शुभ थोड़ी देर तक उसके सामने चुपचाप खड़ा रहता है और फिर कुछ सोचते हुए कहता है,
तो क्या इसका मतलब यह है कि मेरी क्यूटी अब हमेशा मेरे साथ रहेगी? वो खुश होते हुए निखिल के गले लग जाता है। भाई थैंक यू सो मच। आपको पता है मैं पूरे दिन यही सोच रहा था कि आज नहीं तो कल मेरी क्यूटी यहाँ से चली जाएगी, क्योंकि उसका घर नहीं है ना। पर अब वो यहाँ से नहीं जाएगी, सिर्फ और सिर्फ आपकी वजह से। आई लव यू भाई। इतना कहकर वो निखिल के दोनों गालों पर किस कर देता है। शुभ ने यह सब इतनी तेजी से किया था कि निखिल को रिएक्ट करने का मौका ही नहीं मिला था। निखिल उसको खुद से दूर धकेलता है और अपना चेहरा साफ करते हुए उसे गुस्से से उसको घूरता है। इशिका जो ऊपर कमरे में जा रही थी, उसके कानों में दोनों की आवाजें पड़ती हैं। हालांकि उसे उनकी बातें साफ सुनाई नहीं दे रही थी, फिर भी बीच बीच में आने वाले उसकी आवाजों ने इशिका को पीछे मुड़कर देखने पर मजबूर कर दिया था। वो ठीक उसी समय पीछे मुड़ती है जिस समय शुभ ने निखिल को किस किया था। पहले तो वो सौंकड़ रह जाती है, पर फिर जैसे ही उसका ध्यान निखिल के चेहरे की ओर जाता है, जो कि गुस्से से लाल हुआ जा रहा था, उसकी हंसी छूट जाती है और वो अपने मुंह पर हाथ रखकर हंसने लगती है। निखिल का ध्यान इशिका की ओर जाता है। दोनों की नजर जैसे ही टकराती हैं, इशिका एकदम से चुप हो जाती है और अपने मुंह पर एक अच्छे बच्चे की तरह उंगली रख लेती है। निखिल उसको गुस्से से घूर रहा था। इशिका जल्दी से ऊपर की ओर भागती है। निखिल उसे ऐसे भागते देख कहता है, संभल के। इशिका के कदम एक पल को ठहरते हैं, पर फिर वो बिना पीछे मुड़े उसी स्पीड से ऊपर भाग जाती है। निखिल वहां से गुस्से में गेस्ट रूम में चला जाता है, क्योंकि उसके रूम में तो फिलहाल इशिका रह रही थी। वो सीधा बाथरूम में जाकर अपना फेस वॉश करता है और कई बार वॉश करता है। पता नहीं क्यों, पर उसे सुख की सरकत से बहुत चिढ़ थी। 5 साल पहले भी वो बिल्कुल ऐसा ही था और अभी वैसा ही था। निखिल से पंगा लेना उसकी बचपन की आदत थी। न जाने इसमें उसे क्या मजा मिलता था। निखिल टॉवल से अपना मुंह पोंछते हुए कहता है, स्टूपिड गर्ल। आखिर मैं क्या करूं इस लड़की का? क्या इसे ये बात बार बार याद दिलानी पड़ेगी कि वो प्रेग्नेंट है? कोई ऐसे भागकर सीढ़ियां चढ़ता है क्या? पैर फिसल जाता तो क्या करती? फिर वो कमरे में आकर टॉवल बेड पर फेंकता है। इडियट। इंडिया छोड़कर बाहर रहने जा रही थी, क्या वो ऐसे रखती है अपना ख्याल? निखिल को इस समय बहुत गुस्सा आ रहा था। थोड़ी देर बाद इशिका कमरे से बाहर आती है और पूरी हवेली को देखने लगती है। वाकई में हवेली बहुत बड़ी और लग्जीरियस थी। उसे बहुत अच्छे से डिजाइन किया गया था। शुभ जो कि बाहर हाल में सोफे पर बैठा हुआ था, इशिका को देखते ही तुरंत उसके पास जाता है। हाय क्यूटी। इशिका एक बार फिर उसको घूरने लगती है। शुभ एकदम से सकपका जाता है। आखिर ऐसा क्यों था कि उसकी क्यूटी उसे बिल्कुल निखिल के जैसे ट्रीट करती थी। जैसे निखिल उसे घूरा करता था, ठीक वैसे ही वो भी उसे घूरा करती थी। इशिका उसके डरे हुए एक्सप्रेशन को देखकर हंसने लगती है। शुभ उसको ऐसे देखकर हैरान हो जाता है। इशिका कहती है, यू नो व्हाट, तुम बहुत मजेदार हो। तुम्हें दी ग्रेट निखिल ओबराय को परेशान करने की हिम्मत है। तुम्हें नहीं पता, पर हर किसी में हिम्मत नहीं होती है। शुभ शर्माते हुए अपने बाल में हाथ फेरने लगता है। शुभ के बाल घुंघराले थे, उसकी काली आंखें थी। वो देखने में बहुत क्यूट लगता था, किसी टेडी बियर के जैसे। इशिका उसके गाल पकड़कर खींचती है। यू आर सो क्यूट। शुभ भी अपने हाथ आगे बढ़ाकर इशिका के गालों को खींचते हुए कहता है, तुम भी बहुत क्यूट हो। इशिका उसको हैरानी से देखने लगती है, फिर खिलखिलाकर हंस देती है। निखिल जो अभी अभी गेस्ट रूम से बाहर आया था, उन दोनों की हरकत देखकर उनको घूरने लगता है। इशिका शुभ को घूरती है और फिर कहती है, ऐसे तो मुझे ये बिल्कुल पसंद नहीं कि कोई मुझे क्यूट कहे, क्योंकि तुमने आज सुबह मेरी जान बचाई थी, इसलिए तुम मुझे बुला सकते हो। लेकिन एक शर्त पर, मैं भी तुम्हें टेडी बुलाऊंगी। शुभ कहता है, ओके, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। फिर वो थोड़ी देर रुककर कहता है, वैसे क्यूटी, क्या तुमने कभी बाइक रेसिंग की है? तुम्हें पता है मैं चैंपियन हूँ। अगर तुम चाहो तो मैं तुम्हें सिखा सकता हूँ। इशिका एक्साइटेड होते हुए, क्या तुम मुझे सिखाओगे? मुझे पता है मैं कभी बाइक पर नहीं बैठी। जब मैं लोगों को बाइक पर घूमते हुए देखती हूँ तो मेरा भी बहुत मन करता है कि मैं भी बाइक राइड पर जाऊं। पर मेरे डैड। इशिका मायूस हो गई थी। सुमने उसकी मायूसी नोट की थी। उसे उसका मायूस चेहरा देखकर अच्छा नहीं लगता है और वो उसका हाथ पकड़ते हुए कहता है, कोई बात नहीं, मैं हूं ना, मैं तुम्हें बाइक राइड पर ले चलूंगा। हम बहुत एंजॉय करेंगे। एक्साइटेड होते हुए कहती है, सच? इससे पहले कि शुभ कोई जवाब देता, निखिल की एक कड़क आवाज उन दोनों के कानों में पड़ती है। बिल्कुल नहीं। वो दोनों मुड़कर पीछे देखते हैं। सामने निखिल खड़ा था।
और वो अपना हाथ अपनी चेस्ट से बांधे उन दोनों को ही घूर रहा था। शुभ गुस्से से कहता है, क्यों, आपको क्या प्रॉब्लम है? शुभ के ऐसे बेबाक जवाब से इशिका एक बार फिर से हैरान होकर उसको देखने लगती है। ओ गॉड, क्या इसे इनसे बिल्कुल भी डर नहीं लगता? शुभ इशिका को कोनी मारते हुए कहता है, क्यूटी, तुम बताओ कि तुम खुद मेरे साथ जाना चाहती हो? इशिका अपना सिर जल्दी से हाँ में हिलाती है और फिर निखिल की ओर देखते हुए कहती है, जी हाँ, ये बिल्कुल सही कह रहा है। मैं खुद इसके साथ जाना चाहती हूँ। आपको क्या प्रॉब्लम है? निखिल इशिका को घूरता है। मैंने कहा ना, नहीं मतलब नहीं। चुपचाप कमरे में जाओ, मैं तुम्हारे लिए जूस भिजवाता हूँ। इशिका को भी गुस्सा आने लगता है और वो अपना एक कदम निखिल की ओर बढ़ाते हुए कहती है, आप खुद को समझते क्या हो? हमेशा आपकी नहीं चलेगी। हमारी शादी होने वाली है, इसका मतलब ये बिल्कुल नहीं है कि मैं आपकी हर बात मानूंगी। निखिल गुस्से में इशिका का हाथ पकड़कर अपनी ओर खींचता है और कहता है, मुझे तुमसे बहस नहीं करनी। कहा ना, कमरे में जाओ। इशिका अपना हाथ छुड़ा लेती है और फिर शुभ से कहती है, टेडी, मैं तुम्हारे साथ चलूंगी। और वो शुभ का हाथ पकड़कर वहां से जाने लगती है। निखिल गुस्से से उसको पीछे खींचता है और उसे अपने कंधे पर उठाकर ऊपर अपने रूम की ओर बढ़ जाता है। इशिका अपने हाथ पैर मारते हुए कहती है, मिस्टर ओबराय, ये क्या कर रहे हैं आप? पागल हो गए हैं क्या? छोड़िए मुझे। निखिल उसे कमरे में लाकर नीचे उतारता है। इशिका गुस्से से कहती है, क्या था ये? देखिए आप मेरे साथ। इससे पहले कि इशिका की बात पूरी होती, निखिल उसके मुंह पर अपना हाथ रखकर गुस्से से कहता है, शट अप, जस्ट शट अप। कितना बोलती हो तुम? इशिका अपने मुंह से उसका हाथ हटाती है। अच्छा, आपके जो मन में आए आप वो करें और मैं बोलूं भी ना। ये क्या बदतमीजी थी? देखिए मिस्टर ओबराय, आप मेरे साथ जबरदस्ती नहीं कर सकते। अगर मैं जाना चाहती हूँ तो मैं जाऊंगी। इशिका उसके बगल से जाने लगती है। निखिल उसका हाथ पकड़कर अपने पास खींचता है और कहता है, क्या तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है? डिड यू इवन रिमेम्बर दैट यू आर प्रेग्नेंट? बाइक राइड करोगी तुम, और वो भी उस बेवकूफ के साथ? तो इडियट खुद को नहीं संभाल सकता, तुम्हें क्या संभालेगा? इशिका तो जैसे भूल ही गई थी कि वह प्रेग्नेंट थी। वो एकदम से चुप हो जाती है। निखिल कहता है, क्या हुआ? आप कुछ नहीं बोलोगी? इशिका अपना सिर नीचे झुका लेती है और धीरे से कहती है, सॉरी, मैं भूल गई थी। निखिल उसको ऐसे सिर झुकाया देख मुस्कुराने लगता है, पर जैसे ही इशिका अपना सिर ऊपर करती है, वो फिर से अपना वही खड़ूस एक्सप्रेशन अपने चेहरे पर बना लेता है। इशिका कहती है, मिस्टर ओबराय, हम घर कब जाएंगे? ऐसे तो मेरा बिल्कुल मन नहीं है उस घर में वापस जाने का, पर मैं हमेशा के लिए यहाँ तो नहीं रह सकती ना। निखिल मन ही मन कहता है, और मैं तुम्हें यहाँ रहने भी नहीं दूंगा, वरना सुख का क्या भरोसा, तुम्हें और ज्यादा बिगाड़ देगा। पहले ही तुम कम नहीं हो और तुम दोनों को एक साथ संभालना मेरे लिए नामुमकिन है। इशिका निखिल को कोई जवाब न देता देख उसके आगे अपना हाथ लहराते हुए कहती है, मिस्टर ओबराय, कहाँ खो गए आप? बताइए, हम कब जा रहे हैं घर? निखिल कहता है, शाम को चलेंगे, और तुम्हें इन सब के बारे में अपने डैड से भी बात करनी होगी। इशिका चिढ़ते हुए कहती है, जी नहीं, मुझे उनसे कोई बात नहीं करनी। वैसे भी उन्हें बताने की क्या जरूरत है? सब कुछ उन्होंने ही तो सेट किया है। वो जो चाहते थे वो मैं कर रही हूँ ना, बस। निखिल थोड़ी देर तक इशिका को गहरी नजरों से देखता है और फिर कहता है, तुम्हारा गुस्सा जायज है, पर फिर भी एक बार उनसे बात कर लो। मिस्टर ओबराय, आपको भी मैं ही गलत लगती हूँ ना? आप प्लीज जाइए यहाँ से, मुझे आपसे भी कोई बात नहीं करनी। इशिका ने गुस्से से शिकायत करते हुए कहा। निखिल अपने दोनों हाथ अपनी स्टेट से बांधते हुए कहता है, मिस मेहरा, ये मेरा ही कमरा है। इशिका अपनी जीभ अपने दांतों तले दबा लेती है। ओके, मैं जाती हूँ। पर इससे पहले कि वो कमरे से बाहर निकलती, निखिल उसका हाथ पकड़ लेता है। इशिका एकदम रुक जाती है, पर वो पीछे नहीं मुड़ती है। निखिल धीरे धीरे उसके पास आता है। तुम यहीं रुको, थोड़ा सा आराम कर लो, मैं बाहर जाता हूँ। इशिका उसकी ओर देखने लगती है। निखिल कमरे से बाहर चला जाता है। शाम के समय अमित और शालिनी के आने के बाद निखिल और इशिका वहां से इशिका के घर के लिए निकल रहे थे। निखिल अमित से कुछ बात कर रहा था। अमित ने शालिनी को सिर्फ इतना बताया था कि निखिल इशिका से शादी करने वाला है। इसके सिवाय और कुछ नहीं बताया था। शालिनी बहुत खुश थी। वो इशिका को गले लगाते हुए कहती है, मैं बहुत खुश हूँ तुम्हारे लिए और निखिल भैया के लिए। तुम नहीं जानती, पर हम इस दिन का कब से इंतजार कर रहे थे। इससे पहले कि वो अपनी बात पूरी करती, अमित वहां आकर उसे बीच में ही काटते हुए कहता है,
मतलब यह है कि हम निखिल की शादी का इंतजार कर रहे थे। इशिका बस हल्का सा मुस्कुराती है। तभी उसकी नज़र सोफे के कोने में चुपचाप बैठे सुप पर जाती है। इशिका उसके पास जाकर बैठ जाती है, पर सुप उसकी ओर एक बार भी नहीं देखता है। वो अपना चेहरा नीचे करके बैठा था। इशिका धीरे से उसको आवाज लगाती है, टेडी। पर सुप फिर भी उसकी बातों पर रिएक्ट नहीं करता है और वैसे ही अपना सिर नीचे झुकाए जमीन को घूरता रहता है। टेडी, क्या तुम मुझसे नाराज हो? इस बार इशिका ने उसका चेहरा ऊपर करते हुए कहा था, पर जैसे ही उसकी नज़र सुब के चेहरे पर पड़ती है तो वो एकदम से हैरान रह जाती है। सुब की आंखों में आंसू थे। इशिका घबराते हुए कहती है, हे टेडी, व्हाट हैपेंड? क्या हुआ तुम्हें? तुम रो क्यों रहे हो? सुब नाराजगी के साथ अपना मुंह फेरते हुए कहता है, मुझे तुमसे बात नहीं करनी। इशिका फिर एक बार उसका चेहरा पकड़कर अपनी ओर करती है। बोलो तो टेडी, क्या हुआ है? जब तक तुम मुझे बताओगे नहीं तब तक मुझे पता कैसे चलेगा कि तुम मुझसे नाराज क्यों हो? सुब अपने आंसू भरी आंखों से इशिका को देखता है और फिर कहता है, क्यूटी प्लीज मत जाओ, मैं अकेले बोर हो जाऊंगा। मैंने कितना कुछ सोचा था कि हम दोनों खूब मस्ती करेंगे, लेकिन मुझे पता है निखिल भाई मुझे देखकर जलते हैं। हम दोनों की दोस्ती हो गई है ना, ये बात उनसे बर्दाश्त नहीं हुई, इसलिए ये जानबूझकर तुम्हें ले जाना चाहते हैं। इशिका उसको अपने गले लगाते हुए कहती है, नो डैडी, तुम गलत समझ रहे हो। मिस्टर ओबराय ने मुझे जाने के लिए नहीं कहा। मैं खुद यहाँ से जाना चाहती हूँ। मुझे अपने घर जाना होगा। मेरी भी तो फैमिली है ना। पर तुम टेंशन मत लो, मैं तुमसे फिर से मिलने आऊंगी। इससे पहले कि सुख कुछ पूछता, निखिल उनके पास आता है और सुख के ऊपर एक की फेंकते हुए कहता है, ये लो, तुम्हारी रेसिंग बाइक बाहर खड़ी है। और फिर इशिका की ओर देखते हुए कहता है, लेट्स गो। बाइक का नाम सुनकर सुख के चेहरे पर एक चमक सी आती है, पर फिर भी वो निखिल को घूरता है। क्या ये मुझे बाइक गिफ्ट करके बहलाना चाहते हैं? पर मैं ऐसा बिल्कुल नहीं होने दूंगा। और वो अपनी जगह से खड़ा होते हुए कहता है, क्या आप मुझे छोटा बच्चा समझते हैं? आपको लगता है कि आप मुझे बाइक देकर बहला लेंगे? निखिल उसको इग्नोर करते हुए इशिका का हाथ पकड़कर अपने साथ ले जाता है। सुबह अभी भी निखिल को पीछे से घूर रहा था, तो वहीं अमित और शालिनी उन दोनों को देखकर मुस्कुरा रहे थे। उन्हें हमेशा से ही पता था कि शुभ और निखिल की बिल्कुल नहीं बनती। जहाँ शुभ पूरा दिन निखिल को परेशान करने के बहाने ढूंढता रहता है, वहीं निखिल को शुभ की उन हरकतों से बहुत चिढ़ थी। निखिल इशिका का हाथ पकड़कर कार के पास लाता है और उसे कार के अंदर बैठाता है। इशिका चिढ़ते हुए कहती है, मिस्टर ओबराय, आप कितने हार्टलेस हैं। आपको इतनी भी क्या जल्दी थी मुझे वहां से लाने की? आपने देखा नहीं टेडी रो रहा था? थोड़ी देर और रुक जाते तो आपका कुछ बिगड़ जाता क्या? निखिल भी चिढ़ते हुए कहता है, कुछ नहीं, बहुत कुछ बिगड़ जाता। और तुम्हारा टेडी अब कोई छोटा बच्चा नहीं है, उसे अपनी आदत बदलनी होगी। ऐसे किसी चीज की जिद लेकर बैठना अच्छी आदत नहीं है। तुम कोई खिलौना नहीं हो जो उसे बहलाने के लिए तुम्हें उसके हाथ में पकड़ा दिया जाए। आप कहाँ की बात कहाँ लेकर जा रहे हैं? बच्चा ही तो है वो, किसी का फ्रस्ट्रेट होते हुए कहती है। निखिल कहता है, बच्चा नहीं है वो, 20 साल का हो गया है और ये उसकी बहुत पुरानी आदत है। आगे जाकर और भी जिद्दी बनता जाएगा। आपसे तो बात ही करना बेकार है, इशिका ने गुस्से में कहा था और अपना मुंह दूसरी ओर फेर कर खिड़की के बाहर देखने लगी थी। निखिल एक रूड टोन कहता है, हाँ तो मत करो ना, मैं भी कोई तुमसे बात करने के लिए मरा नहीं जा रहा हूँ। और फिर गुस्से से गाड़ी स्टार्ट कर देता है। रास्ते में निखिल का गुस्सा पूरी तरह से शांत हो चुका था, पर इशिका अभी भी खिड़की के बाहर देख रही थी। निखिल इशिका के घर के बाहर आकर कार रोकता है। इशिका गुस्से से कार से नीचे उतरती है और बिना निखिल की ओर देखे अंदर चली जाती है। निखिल उसको ऐसे गुस्से से जाता देख मुस्कुराने लगता है। उसके होंठ धीरे से हिलते हैं, सिली गर्ल। इशिका जब घर के अंदर आती है तो उसे कोई भी दिखाई नहीं देता है। वो मेड से पूछती है कि घर पर सब कहाँ गए हैं। मेड उसे बताती है कि साहब बिजनेस सिलसिले में इंडिया से बाहर गए हैं, 1 हफ्ते बाद ही वापस लौटेंगे। और श्रेया मैम के बारे में हमें कुछ भी नहीं पता। इसी का अंदाजा लगा लेती है कि श्रेया हमेशा की तरह अपने दोस्तों के साथ पार्टी में बिजी होगी। वो मेड से कहती है कि ठीक है आंटी, आप प्लीज डिनर तैयार कर दीजिए और कुछ हल्का ही बनाइएगा। इसके बाद वो सीधे अपने रूम में चली जाती है। थोड़ी देर बाद फ्रेश होकर वो आकर अपने बेड पर बैठ जाती है। करीब आधे घंटे बाद मेड इशिका को डिनर करने के लिए बुलाने आती है। इशिका उससे कहती है कि वो डिनर उसके कमरे में ही ले आए। आखिर वो अकेले बाहर डाइनिंग टेबल पर जाकर करती भी क्या। डिनर करने के बाद इशिका थोड़ी देर कमरे से बाहर घूमने चली जाती है।
आगे की कहानी नेक्स्ट पार्ट में।